यह कहानी उन लोगों के लिए है जो चुप रहना चाहते हैं, पीछा नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी वैल्यू वापस पाना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैसेज करना बंद किया, कॉल नहीं किया, सामने वाले को स्पेस दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें लगा कि शायद उनकी खामोशी बेकार चली गई। लेकिन सच्चाई यह है कि खामोशी तब बेकार नहीं होती जब आप चुप रहते हैं। खामोशी तब बेकार होती है जब आप अंदर से टूटे रहते हैं। जब आप बाहर से साइलेंट होते हैं, लेकिन अंदर से रोज उसी इंसान के बारे में सोचते हैं, उसी के जवाब का इंतजार करते हैं, उसी के मूड पर अपनी हालत तय करते हैं, तब आपकी खामोशी में ताकत नहीं होती। वह बस एक डरी हुई उम्मीद बन जाती है। इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जिसके बारे में उसे भरोसा हो कि वह अभी भी वहीं खड़ी है। आपकी चुप्पी तब असर करती है जब उसके साथ लॉस का एहसास जुड़ता है। जब सामने वाले को लगता है कि आपकी एनर्जी, आपका ध्यान, आपकी केयर सच में हट चुकी है। जब उसे लगता है कि आप सिर्फ आवाज नहीं बंद कर रहे, आप सच में आगे बढ़ रहे हो। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में था और आप हर वक्त अवेलेबल थे, हर सवाल का जवाब देते थे, हर परेशानी में साथ खड़े रहते थे, हर बार एडजस्ट करते थे, तब वह धीरे धीरे आपको गारंटीर मानने लगता है। उसे लगता है यह कहीं नहीं जाएगा, यह चाहे जितना दुखे फिर भी रहेगा। यही गारंटी आपकी वैल्यू को कमजोर कर देती है, क्योंकि इंसान उसी चीज को हल्के में लेता है जो उसे फ्री में मिल रही हो। जब आप अचानक चुप हो जाते हैं, जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तो बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सिग्नल नहीं। और यही दिमाग सबसे पहले यह निष्कर्ष निकालता है कि उसे फर्क नहीं पड़ा। शायद उसने कभी केयर ही नहीं किया। शायद मैं ही गलत था। लेकिन असल खेल बाहर नहीं अंदर चल रहा होता है। जब तक आप सवाल पूछते रहते थे, क्लेरिफिकेशन मांगते रहते थे, तब सामने वाला सेफ महसूस करता था। उसे पता था कि आप अभी भी वहीं हो। आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो। लेकिन जैसे ही आप रिएक्शन रोक देते हो, जैसे ही आप अपनी अवेलेबिलिटी खत्म कर देते हो, उसकी सर्टेनिटी टूट जाती है। अब उसे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। आप अब भी अटके हो या सच में आगे बढ़ रहे हो। और इंसान उसी चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। इस स्टेज पर वह खुद को समझाने की कोशिश करता है। वह अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। वह खुद से कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो कभी कमिटमेंट का वादा नहीं किया, यही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन हर जस्टिफिकेशन के पीछे एक सवाल खड़ा होता है, अगर सब ठीक था तो यह अचानक इतना बदल क्यों गया? यही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है। वह पास्ट को रिप्ले करता है। वह उन पलों को याद करता है जब आप इंतजार करते थे, जब आप एडजस्ट करते थे, जब आप खुद को पीछे रखते थे। और अब वह देखता है कि आप बिना ड्रामा, बिना लड़ाई शांत हो गए हो। पहले आप प्रेडिक्टेबल थे, अब नहीं हो। पहले उसे पता था कि अगर वह दूरी बनाएगा तो आप एफर्ट करोगे। अब वह दूरी बनाता है और आपको फर्क नहीं पड़ता। यही कंट्रास्ट उसके अंदर असहजता पैदा करता है। लेकिन वह यह आपको बताएगा नहीं। वह आकर नहीं कहेगा कि मैं डर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें खो रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहना उसके ईगो के खिलाफ होता है। इसलिए बाहर से वह और भी शांत दिखने लगता है, कभी कभी पूरी तरह गायब भी हो जाता है। और यही ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो वह चला गया, अब तो सच में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कई बार यह गायब होना डिसइंटरेस्ट नहीं होता, यह एक साइलेंट टेस्ट होता है। वह देखना चाहता है कि अगर वह पूरी तरह पीछे हट गया तो क्या आप वापस आते हो? क्या आप फिर मैसेज करोगे? क्या आप फिर सवाल पूछोगे? क्या आप फिर क्लेरिफिकेशन मांगोगे? अगर आप ऐसा कर देते हो तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। उसे कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप अभी भी वहीं हो। लेकिन अगर आप इस साइलेंस में भी खुद को संभाले रखते हो तो उसका डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि आप सिर्फ रिएक्शन नहीं रोक रहे, आप सच में मूव ऑन कर रहे हो। इस फेज में वह आपको दूसरों से कंपेयर करता है। वह सोचता है, क्या कोई और इसे वह दे रहा है
जो मैं नहीं दे पाया? क्या यह अब ज्यादा खुश है? क्या यह मुझे पीछे छोड़ चुका है? यह जलन नहीं होती, यह इनसिक्योरिटी होती है। और इनसिक्योरिटी तभी आती है जब इंसान को लगता है कि वह रिप्लेसेबल हो सकता है। अब तक वह सोचता था कि आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। अब वह देख रहा है कि आप छोड़ चुके हो, कम से कम इमोशनली। और यह एहसास बहुत भारी होता है। लेकिन फिर भी वह तुरंत सामने नहीं आता, क्योंकि अब उसके सामने दोनों रास्ते डरावने हैं। अगर वह वापस आया तो उसे रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसे क्लैरिटी देनी पड़ेगी, उसे कंसिस्टेंसी निभानी पड़ेगी। और अगर वह वापस नहीं आया तो उसे यह मानना पड़ेगा कि उसने कुछ खो दिया। इसलिए वह डिले करता है। और यह डिले कंफ्यूजन नहीं, डर होता है। डर कि अगर उसने आगे बढ़कर कुछ कहा और आपने मना कर दिया तो उसका ईगो टूट जाएगा। डर कि अगर उसने कमिटमेंट दिखाया और निभा नहीं पाया तो उसकी इमेज गिर जाएगी। यही ज्यादातर लोग सब कुछ उल्टा कर बैठते हैं। उन्हें लगता है अब बहुत समय हो गया, अब तो कुछ कहना चाहिए। और वे एक आखिरी मैसेज भेज देते हैं, बस क्लियर बता दो कि अब क्या चाहते हो। लेकिन इस स्टेज पर सवाल पूछना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सवाल पूछने का मतलब है कि आप अब भी जवाब के इंतजार में हो और आप यहां इंतजार से बाहर निकल चुके होते हो। इस स्टेज पर आपका काम कुछ करना नहीं होता, ना पुश, ना पुल, ना सिग्नल, ना एक्सप्लेनेशन। बस वही बने रहना होता है जो आप बन चुके हो, शांत, स्पष्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। क्योंकि इस पॉइंट पर आपका एक भी एक्स्ट्रा कदम पूरी प्रोसेस को रिसेट कर सकता है। बहुत लोग यहां खुद को स्ट्रांग समझकर एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं और वही कोशिश उन्हें फिर से पुराने लूप में डाल देती है। जब सामने वाला बाहर से कुछ नहीं कर रहा होता, तब वह अंदर सबसे ज्यादा सोच रहा होता है। और जो इंसान सोच रहा है वह अभी खेल में है। लेकिन जो इंसान बोलने लगता है वह अक्सर सिर्फ कंट्रोल वापस लेना चाहता है। इसलिए यहां पेशेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। ना इसलिए कि वह वापस आए, बल्कि इसलिए कि आप खुद को पीछे ना धकेल दें। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग नो कॉन्टैक्ट को स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं यह करूंगा तो वह यह करेगा, अगर मैं चुप रहूंगा तो वह मिस करेगा। लेकिन जैसे ही नो कॉन्टैक्ट स्ट्रेटेजी बनता है, उसका असर खत्म हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप अभी भी कंट्रोल में रहना चाहते हो, और कंट्रोल आपको वीक पोजीशन में रखता है। जब आप सोशल मीडिया पर दिखावा करते हो, हैप्पी फोटो डालते हो, जिम की तस्वीरें पोस्ट करते हो, बिजी लाइफ दिखाने की कोशिश करते हो, तो वह साइलेंस नहीं होती, वह इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन सामने वाले को यह सिग्नल देती है कि आप अभी भी उसे मैसेज भेजना चाहते हो, बस सीधे नहीं। जिस इंसान को पता हो कि आप अभी भी उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वह कभी कंफ्यूज नहीं होता। उसे पता होता है कि आप अभी भी उसे ध्यान में रखकर जी रहे हो। और जब तक उसे यह पता होता है, वह वापस आने की जल्दी नहीं करेगा। नो कॉन्टैक्ट का असली मकसद सामने वाले को पनिश करना नहीं होता, उसका असली मकसद आपको स्टेबलाइज करना होता है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। वे सामने वाले के बारे में सोचते रहते हैं और खुद को इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए उनकी साइलेंस खोखली होती है, बाहर से चुप, अंदर से टूटे हुए। और टूटे हुए इंसान की चुप्पी किसी को डराती नहीं। अगर सामने वाला यह महसूस करे कि आप अब सच में उसके बिहेवियर से प्रभावित नहीं हो रहे, तब उसके दिमाग में दो चीजें आती है। पहली, कंफ्यूजन, यह अचानक इतना शांत कैसे हो गया, यह अब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। दूसरी, सेल्फ डाउट, क्या मैंने इसे हल्के में ले लिया, क्या यह सच में आगे बढ़ गया। लेकिन यह सब तभी होता है जब आपकी साइलेंस जेन्युइन हो। एक्टिंग वाली साइलेंस कभी काम नहीं करती। इस स्टेज पर वह आपको टेस्ट करना शुरू करता है। ये टेस्ट एक्सीडेंटल नहीं होते, ये इंस्टिंक्ट से आते हैं। जब किसी इंसान को लगता है कि उसका कंट्रोल फिसल रहा है, तो वह चेक करता है कि क्या वह अब भी आपको हिला सकता है। सबसे पहला टेस्ट होता है हल्का सा मैसेज, कोई डीप बात नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस एक लाइन,
कैसे हो? सब ठीक। इसका मकसद बात करना नहीं होता। इसका मकसद यह देखना होता है कि आप कितनी जल्दी रिप्लाई देते हो, आप कितनी एनर्जी दिखाते हो। अगर आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो, लंबा मैसेज लिख देते हो, खुद ही कन्वर्सेशन खींचने लगते हो, तो उसके दिमाग में एक ही बात बैठती है कि यह अभी भी वही है। और जैसे ही उसे यह कंफर्मेशन मिलती है, उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है। मतलब आपकी सारी साइलेंस वही वेस्ट हो जाती है। दूसरा टेस्ट होता है पुरानी यादों का। वह कोई शेयर्ड मेमोरी उठाता है, कोई अंदरूनी जोक, कोई ऐसा पल जहां आप इमोशनली जुड़े थे। याद है वो दिन? तब हम कितने अच्छे थे। यह टेस्ट बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह सीधे दिल पर लगता है। अगर आप यहां पास्ट में चले जाते हो, भावुक हो जाते हो, या उस क्लोजनेस को फिर से जीने लगते हो, तो आपने खुद ही बता दिया कि आप मेंटली अभी भी पीछे हो। तीसरा टेस्ट होता है विक्टिम बनना। वह अचानक बताएगा कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, वह कितना अकेला है, कितना स्ट्रेस में है। इसका मकसद सिंपैथी पाना नहीं होता। इसका मकसद आपके अंदर के केयरटेकर को जगाना होता है। अगर आप यहां फिर से उसे संभालने लगते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हो, तो आप फिर से उसकी इमोशनल सप्लाई बन जाते हो। और इमोशनल सप्लाई बनने का मतलब है कि आप फिर उसी पुराने रोल में लौट गए। चौथा टेस्ट होता है जलन पैदा करना। वह कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको लगे कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। फोटो, स्टोरी, इनडायरेक्ट हिंट्स। यह सब इसलिए नहीं कि वह खुश है, बल्कि इसलिए कि वह देखना चाहता है कि आप रिएक्ट करते हो या नहीं। अगर आप रिएक्ट करते हो, तो उसे कंफर्मेशन मिल जाता है कि वह अभी भी आपको अफेक्ट कर सकता है। इन सारे टेस्ट का एक ही मकसद होता है, यह देखना कि क्या वह अब भी आपको कंट्रोल कर सकता है। अगर आप हर टेस्ट में इमोशन दिखाते हो, तो उसे वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। यही ज्यादातर लोग सब कुछ बिगाड़ देते हैं। उन्हें लगता है, देखो उसने मैसेज किया, शायद उसे फर्क पड़ने लगा है। लेकिन फर्क और टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। टेस्ट का मतलब होता है, क्या यह अब भी अवेलेबल है? फर्क का मतलब होता है, क्या मुझे सच में एफर्ट करना पड़ेगा? सही रिस्पांस होता है शांत, सीमित और ग्राउंडेड। ना कोल्ड, ना इमोशनल, ना ईगर। आप रिप्लाई देते हो लेकिन कन्वर्सेशन नहीं खींचते। आप पोलाइट रहते हो लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं दिखाते। आप पास्ट में नहीं जाते, आप प्रेजेंट में रहते हो। यही बिहेवियर उसके दिमाग में एक नई रियलाइजेशन डालता है कि यह सच में बदल गया है। और यह रियलाइजेशन बहुत भारी होती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि अगर उसे आपको वापस चाहिए तो उसे सिर्फ मैसेज नहीं, एफर्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां अब फर्क पड़ना बंद हो जाता है। यह आखिरी स्टेज सबसे शांत होती है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डर नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस एक साफ समझ। अब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला ख्याल उस इंसान का नहीं आता। अब आप फोन उठाते हो तो यह देखने के लिए नहीं कि उसने कुछ किया या नहीं, बल्कि अपने काम के लिए। तब आपको एहसास होता है कि आप अब फंसे हुए नहीं हो। अब आप जवाब ढूंढना बंद कर देते हो। आप यह एनालाइज नहीं करते कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको जवाब उसके बिहेवियर से मिल चुका होता है। जो इंसान आपको लंबे समय तक कंफ्यूजन में रख सकता है, वह कभी आपको क्लैरिटी देने वाला नहीं था। यह बात मान लेना दर्द देता है, लेकिन यही बात आपको गलत उम्मीद से बाहर निकालती है। अब अगर वह वापस आता भी है, तो सिचुएशन पहले जैसी नहीं रहती। अब वह सेंटर में नहीं होता, अब आप होते हो। अब आप उससे सवाल नहीं पूछते कि तुम क्या चाहते हो। अब आप देखते हो कि वह क्या कर रहा है। क्या वह कंसिस्टेंट है? क्या वह साफ बोल रहा है? क्या वह वही पुराने पैटर्न दोहरा रहा है? और सबसे जरूरी बात, अब आप यह सब डर से नहीं देखते, चॉइस से देखते हो। पहले आप फंसे हुए थे, अब आपके पास ऑप्शन है। और ऑप्शन होना सबसे बड़ी ताकत होती है। इस स्टेज पर कई लोग पहली बार महसूस करते हैं कि शायद मुझे उसे वापस चाहिए ही नहीं। और यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होती है,
क्योंकि इसका मतलब है कि आपने किसी इंसान को नहीं, खुद को वापस पा लिया है। अब आप रिश्तों को जरूरत नहीं बनाते। अब आप रिश्तों को फिल्टर की तरह देखते हो। अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है तो वह साफ आता है, पूरी तरह आता है। अगर नहीं आ सकता तो आप उसे बीच में नहीं रहने देते, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि बीच में रहना सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब आप खुद को ब्लेम नहीं करते। आप यह नहीं कहते कि शायद मैं ज्यादा था या शायद मैं कम था। आप समझ चुके होते हो कि कुछ लोग ना ज्यादा संभाल सकते हैं ना कम, वे बस कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज लोग किसी को भी सेफ नहीं रख पाते। अब आपकी एनर्जी बदल चुकी होती है। आप शांत हो लेकिन कमजोर नहीं। आप क्लियर हो लेकिन कठोर नहीं। आप खुले हो लेकिन अवेलेबल नहीं। यही बैलेंस आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। और यही असली जीत होती है। क्योंकि अब चाहे वह आए या ना आए, आप जीत चुके होते हो। आपने खुद को कंफ्यूजन से बाहर निकाल लिया। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से पकड़ ली। और जिसने यह सीख लिया, उसके लिए कोई भी रिश्ता जिंदगी और मौत का सवाल नहीं रहता। अब आप अकेले भी ठीक हो। और अगर कोई आए तो वह आपकी जिंदगी बेहतर बनाने आए। अब आप किसी को रोकते नहीं, किसी को मनाते नहीं, किसी के पीछे नहीं भागते। आप बस देखते हो कि कौन रुकना चाहता है। और जो रुकना चाहता है वह बिना कंफ्यूजन के रुकता है। यदि इस लाइफ स्टोरी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ स्टोरी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।